इतनी ठंडी रात थी, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। गांव वाले अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना घर था। उसी घर के अंदर अलाव के पास बैठकर मुरलीधर काका अपने हाथ ताप रहे थे। उम्र लगभग 75 साल रही होगी। उनकी आंखों में अभी भी पुरानी कहानियों की चमक बाकी थी। तभी अचानक दरवाज़ा चरमराया और उनके पोता पोती अंदर आए और अपने दादाजी के पास बैठ गए। पोती ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी आज कौन सी कहानी सुनाओगे? कल वाली कहानी बहुत डरावनी थी, आज भी वैसी ही डरावनी कहानी सुनाओ ना। दादाजी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बेटी आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहकर दादाजी ने कहानी सुनाना शुरू किया। ठंड की एक शाम थी। चारों ओर गहरा अंधकार छाया हुआ था। चंदन की छोटी सी चाय की दुकान पर ओमिर काका और रमेश और गांव का एक व्यक्ति बातचीत कर रहे थे। तीनों की बातचीत चल ही रही थी, तभी दूर से एक आवाज़ सुनाई दी। गांव का एक नौजवान घबराया हुआ उनकी ओर दौड़ा चला आ रहा था। ओमिर काका ने पूछा, बेटा क्या हुआ, इतनी जल्दी में कहाँ चले आ रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, काका आज फिर चमन के खेत में एक लाश मिली है। यह बात सुनकर काका तुरंत खड़े हो जाते हैं। काका का चेहरा डर से फीका पड़ जाता है। चंदन कहता है, फिर से पिछले 2 महीने से ये तीसरी लाश है ना काका? हाँ चंदन, लगातार 2 महीने से यही किस्से सुनने को मिल रहे हैं। ना ही कोई गवाह और ना ही कोई लक्ष्य, बस लाशें। और एक अजीब बात यह है कि ये सारे किस्से चमन के खेत से ही मिलते हैं। चंदन उम्र काका से कहता है कि गांव वाले डरे हुए हैं काका, कोई भी चमन के खेत में नहीं जाता है। कोई तो है उस खेत में जो किसी को दिखता नहीं है, पर वो सबको देखता है। काका कहते हैं, अगर आज फिर लाश मिली है तो ये कोई हादसे का मामला नहीं है, ये किसी राज की शुरुआत है। चंदन ने कहा, अब क्या करें काका? काका बोले, अब बस सुबह का इंतजार करो बेटा, कल सुबह गांव में एक सभा बैठाएंगे। इतना कहकर चारों अपने अपने घर चले गए। चमन के खेत में हुई घटना से पूरा गांव चिंता में चला गया। रात के करीब 11 बज रहे थे। गांव में सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही थी। चंदन अपनी छोटी सी झोपड़ी में सो रहा था। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। चंदन की आँख खुल गई। वो कह रहा था, इतनी रात में कौन हो सकता है? कुछ देर तक उसने सोचा, पर दस्तक फिर से हुई, इस बार काफ़ी ज़ोर से। चंदन उठा और लालटेन की ओर जाने लगा। उसने लालटेन जलाई और दरवाजे के पास खड़े होकर कहने लगा, कौन है वहाँ? पर बाहर से कोई जवाब नहीं आया। बस हवा की एक तेज सी लहर चली जिससे दरवाज़ा हिल गया। चंदन घबरा गया। उसने डरते हुए कहा, कौन है बाहर? तभी बाहर से किसी की चीख सुनाई दी। वो आवाज़ ओमबीर काका की थी, जो खेतों की तरफ से आ रही थी। चंदन के चेहरे पर डर साफ से लगने लगा। उसने सोचा कि ये आवाज़ तो ओमबीर काका की है, पर वो इतनी रात को खेत में क्या कर रहे होंगे? शायद वो किसी मुसीबत में है, मुझे चलकर देखना ही होगा। इतना कहकर चंदन लालटेन लेकर घर से बाहर निकला। घबराया हुआ चंदन खेतों की ओर बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। झींगुरों और उल्लू की आवाज़ रास्ते को और भी डरावना बना रही थी। तभी अचानक फिर से वो चीख सुनाई दी। इस बार वो कहीं पास से आ रही थी। चंदन ने लालटेन ऊपर उठाई और खेतों की तरफ तेजी से चलने लगा। वो खेतों में पहुंच गया। उसने चारों तरफ नज़र घुमाई और काका को पुकारने लगा, काका काका कहाँ हो आप? पर वहाँ कोई नहीं था। चारों तरफ ठंडी हवा चल रही थी। चंदन की सांसें और तेज हो गईं। उसने फिर आवाज़ लगाई, काका, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। चंदन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो डर के मारे वहीं थम गया। उसने सोचा कि पीछे मुड़कर देखूं, पर उसकी हिम्मत जवाब नहीं दे रही थी। तभी उस साए ने चंदन को पीछे से पकड़ लिया। फिर खेत में एक चीख गूंजी। सुबह लोग अपने अपने घरों से निकलकर उसी खेत के रास्ते से जाने लगे। उन्होंने देखा कि चंदन की लाश खेत में पड़ी है। उसकी गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने नाखूनों से जोर से खुरच दिया हो। सब लोग हैरान रह गए। एक आदमी दौड़ते हुए ओमबीर काका के पास गया और कहने लगा, काका, चंदन की लाश खेत में मिली है। यह बात सुनकर
काका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत खेत की तरफ दौड़े। चंदन की लाश देखकर काका रोने लगे और कहने लगे, चंदन कितना अच्छा आदमी था, लेकिन उस साए ने इसे भी मार दिया। अब चाहे जैसे भी हो, अब इस साए को ख़त्म करना ही होगा, नहीं तो इस गांव में कोई नहीं बचेगा। ये सब कहते हुए काका की आंखों में आंसू थे और उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। गांव में दहशत सी फैल गई। हर कोई सोचने लगा कि अगले निशाने पर कौन होगा। पास के जंगल में एक साधु बाबा रहते थे। उनके बारे में गांव में कहा जाता था कि वो अदृश्य शक्तियों को जानते हैं और भूत प्रेत के रहस्य समझते हैं। उमिर काका उनके पास पहुंचे और उन्हें चमन के खेत में हुई सारी घटना बताई। साधु बाबा कुछ देर ध्यान में बैठे रहे। उनकी आंखें बंद थीं। फिर वो बोले, देखो बेटा, ये कोई आत्मा नहीं है, बल्कि एक नर पिशाच आत्मा है, जिसने अपने जीवन में बहुत बुराइयां की थीं और मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अब वो गांव के लोगों को डराता है और उनकी जान ले लेता है। काका ने डरते हुए पूछा, तो अब क्या करें बाबा? क्या इस नर पिशाच को रोका जा सकता है? साधु बाबा ने ध्यान लगाकर कहा, इसे रोकने के लिए एक विशेष पूजा और तांत्रिक विधि की जरूरत है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। अगर गलती हुई तो नर पिशाच और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। उम्मीर काका ने आंखों में आंसू लिए कहा, बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस आप बताइए क्या करना है। साधु बाबा ने जवाब दिया, ठीक है, आज रात हम पूजा करेंगे। इस पूजा के जरिए हम उस नर पिशाच को बांध सकते हैं, लेकिन याद रखना, इसमें बहुत खतरा है। अगर कोई भी गलती हुई तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तुम्हें और गांव के सभी लोगों को बहुत सावधानी बरतनी होगी। शाम हुई और साधु बाबा ने पूजा शुरू करने से पहले सभी गांव वालों से कहा, देखो, पूजा खत्म होने से पहले यहाँ से कोई भी उठकर नहीं जाएगा। अगर कोई भी अपने बच्चे या करीबी को बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाए तो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। इतना कहकर बाबा ने पूजा शुरू कर दी और मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया। एक शक्तिशाली मंत्र था, ओम नमः शिवाय नर पिशाच पलम हर त्वम शांत म गच्छ अस्तुते शरीरम। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तभी हवा चलने लगी। एक जोरदार चीख सुनाई दी। चमन के खेत से एक काला साया निकलकर सामने आ गया। उस साए को देखकर गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा ने गांव वालों से कहा, डरो मत। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, मैं वापस आऊंगा और इसका बदला लूंगा। फिर अचानक हवा थम गई और सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद गांव में कभी भी ऐसी घटना नहीं हुई।